हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 25 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स है B.Ed एंट्रेंस एग्जाम का। ये क्रैश कोर्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए है। कैसे परचेज करना है इस क्रैश कोर्स को मैं बता दूं। लगभग 500 पेज की यह PDF है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारत में वृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है कौन सा? बताएं सब लोग। सूती कपड़ा उद्योग या ऊनी कपड़ा उद्योग या लोहा और इस्पात या कागज? बताएं। भारत में वृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है कौन सा? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भारत में वृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है आपका कौन सा? तो वो है आपका सूती कपड़ा उद्योग। ठीक है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में से किस पर राजा के रानीवास के लिए विदेशों से जो है सुंदर सुकुमारियां लाई जाती थी? बताएं सब लोग। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो जो बंदरगाह था वो था भड़ोच। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि, कारण क्या है ये आप लोग बताएं सभी लोग। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व है, इसलिए भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। 53 का जितने भी लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से जो है किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता? बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको B.Ed में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी B.Ed एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसमें बता दूं, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित मार्गों में से किसे जो है सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है? बताएं सब लोग। निम्नलिखित मार्गों में से किसे सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है? बताएं उस मार्ग को जैसे सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है। तो वो है आपका चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला मध्य एशियाई मार्ग। ठीक है, 55 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? बढ़ती हुई है, अधिकतम होती है, घटती हुई होती है या नकारात्मक होती है? बताएं सब लोग। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक शेयर कर दो सभी लोग और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है भाई? अधिकतम होती है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखी मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगी? एक होगी या भिन्न होगी, या तो एक होगी या भिन्न होगी, या यह स्पर्श बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। बताएं 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग सभी का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखी मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगी? भिन्न होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। गुप्तकालीन श्रेणियां सामान्यतः बैंकों का भी कार्य करती हैं तो इन्हें कहा जाता है क्या? गिल्ड, खनिज, सार्थ या अक्षय नीवी? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुप्तकालीन श्रेणियां सामान्यतः बैंकों का भी कार्य करती हैं तो इन्हें कहा जाता है अक्षय नीवी कहा जाता है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी थी क्या? उद्भांड या पेशावर या काबुल या इनमें से कोई नहीं?
जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी थी क्या? तो उस समय राजधानी थी उद्भान। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में लागू नहीं होता? चार ऑप्शन को पढ़िए, आप लोग बताएं कि कौन जो है नागभट्ट के द्वितीय के संदर्भ में लागू नहीं होता। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में लागू नहीं होता? तो इसमें लागू नहीं होता ये वाला कि उसने 810 ईस्वी में गोविंद द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, ये आपका लागू नहीं होता। ठीक है, बाकी से सभी ऑप्शन लागू होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? बताएं सब लोग, किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? आवश्यक लागत को, या मौद्रिक लागत को, या वास्तविक लागत को, या उपयुक्त सभी को? निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? मौद्रिक लागत को कहा जाता है। ठीक है, 61 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? मार्शल का, या वाकर का, या रिकार्डो का, या मिल का? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह कथन जो है किस अर्थशास्त्री का है? ये रिकार्डो का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका जो है आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी किस पर? स्वर्ण प्रमाप पर, या लचीली विनिमय दर, या स्वर्ण विनिमय प्रमाप, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो है स्वर्ण विनिमय प्रमाप थी। ठीक है, 63 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी कब? बताएं सब लोग, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी कब? 1975, या 1976, या 1974, या 1977 में? राइट आंसर क्या होगा? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी कब? 1975 में की गई थी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बताएं सब लोग, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बच्चों वाला प्रश्न है। नाइट्रोजन पाई जाती है। 65 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 78% पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं किसकी ओर? लौटते मानसून के समय जो है आर्द्र पवनें जो है बहती हैं किसकी ओर? स्थल से समुद्र की ओर, या समुद्र से स्थल की ओर, या पठार से मैदान की ओर, या घाटी से मैदान की ओर? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं किसकी ओर? तो ये बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, 60 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 66 का। चलिए, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? देखिए, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, और समताप मंडल में वायुयान उड़ान के लिए जो है आदर्श है ये परत वायुमंडल की। ठीक है, समताप मंडल याद रखिएगा। 67 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में। चलिए, भूमि की एक सकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है किस नाम से? खाड़ी, द्वीप, या जलसंधि, या भूसंधि? भूमि की एक सकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि के नाम से। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? संघात्मक संविधान का जो है प्रमुख लक्षण क्या है? केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें, यही इसका लक्षण है। ठीक है, 69 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? बताएं सब लोग, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए, या सरकार के लिए? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है किसके लिए है? सरकार के लिए है। ए आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद के पास, या राष्ट्रपति के पास, या प्रधानमंत्री के पास, या मंत्रिपरिषद के पास? बताएं सब लोग, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? तो ये निहित हैं, ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद के पास। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1954 में, या 1953 में, या 1955 में, या 1952 में? प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1955 में। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया था?
41वें, 42वें या 44वें या 47वें? 44वें संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया था, ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को, ठीक है। चलिए सी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, लोकसभा को या राष्ट्रपति को? तो ये अधिकार है राज्यसभा को, ठीक है। ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये 1955 में किया गया था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 25 क्वेश्चंस। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और 25 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।